तो आज यूनिट 2 टेस्ट कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जिसको हिंदी में परीक्षण निर्माण कहा जाता है, अप्लाइड साइकोमेट्री प्रयुक्त मनोमिति का दूसरा यूनिट है, ठीक है। तो जिसमें आज डिस्कस करेंगे हम कि मीनिंग ऑफ ए टेस्ट क्या है, ठीक है, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट, अच्छे टेस्ट की क्या विशेषताएं होती है, जनरल स्टेप्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन, जो भी टेस्ट बनाते हैं, जो भी स्केल डेवलप करते हैं, जो भी साइकोलॉजी का मेजरमेंट करने के जो भी स्केल्स होते हैं, उनके स्टेप्स क्या होते हैं, एक साइंटिफिक मेथड होता है हर चीज़ का। और उसके बाद आइटम राइटिंग, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ आइटम, ठीक है, आइटम राइटिंग, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ आइटम, कि आइटम राइटिंग क्या है, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ आइटम्स क्या होते हैं। भाई आइटम्स क्या होते हैं बताओ, आइटम क्या होता है? जो भी सीधे अर्थ में क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का होता है उसको आइटम कहते हैं, ठीक, क्वेश्चन नहीं होता वैसे, स्टेटमेंट है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही हो गया, ठीक है। आइटम उसको कहते हैं जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है टेस्ट का मेजर करने वाला, उसको टेस्ट आइटम कहते हैं। या उसको कैसे लिखा जाता है और मीनिंग क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके ऊपर होगा। उसके बाद जनरल गाइडलाइंस फॉर आइटम राइटिंग, आइटम राइटिंग के लिए क्या गाइडलाइंस बताए गए हैं, भाई क्या बातें हैं जो ध्यान में रखनी है, सही आइटम को कैसे पहचानना है, गलत आइटम है तो उसको कैसे हटाना है, ये सब बातें इसके अंदर होती हैं। उसमें दो बातें होती है, आइटम एनालिसिस डिस्क्रिमिनेशन का, आगे डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ स्कोरिंग क्या है और आइटम एनालिसिस क्या होता है, आइटम डिफिकल्टी क्या है और डिफिकल्टी वैल्यू क्या है, ये सब इस वाले यूनिट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि मीनिंग ऑफ ए टेस्ट, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ टेस्ट की तो मैं बात कर चुका हूं, ठीक है, यहाँ क्लासिफिकेशन की कुछ ऐसी बात है नहीं इसमें, ठीक है। तो मीनिंग की बात करें तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या है, सबसे पहले ये जान टेस्ट जो साइकोमेट्री वाली बात है तो उसमें तो जो स्किल डेवलप कैसे होता है इसकी बात। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का मतलब जो भी टेस्ट होते हैं साइकोलॉजी में, उसको साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर ही लिया जाता है, ठीक है। जो आप आगे पढ़ोगे इस नेक्स्ट वाली जो आपका सेमेस्टर होगा उसमें टेस्टिंग करके आपका, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इन विच वी यूज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, एक स्टैंडर्डाइज्ड टूल होता है। जब भी कोई ऐसी मेजरमेंट का स्केल होता है, आप सरकार कोई भी मापन करती है, आप देखोगे भाई मेजरमेंट के टूल होते हैं, कोई ये जो जांच की जाती है बीइंग स्केल होते हैं, मशीन होते हैं, जो भार तोलने वाले तराजू होते हैं, ठीक है, मीटर होते हैं, इसका भी एक स्टैंडर्ड माना जाता है ना, उसको तय किया जाता है, सरकार उसको तय करती है कि भाई इतना 1 किलो मतलब इतना, 1 मीटर मतलब इतना, उसको भी तो तय किया जाता है ना। तो ऐसे ही साइकोलॉजी का जो भी ये टेस्ट होता है इसको भी तो तय किया जाएगा ना कि भाई ये सही चीज मेजर कर रहा है, गलत मेजर कर रहा है, क्या मेजर कर रहा है, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्डाइज टेस्ट इसलिए कहते हैं। स्टैंडर्डाइज मतलब उसमें एक साइंटिफिक प्रोसीजर फॉलो किया गया, उसका मतलब यहाँ पर ये होता है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इन विच वी यूज स्टैंडर्डाइज टेस्ट, कंस्ट्रक्ट देम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्यों बनाया जाता है भाई, एक तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए, साफ बात है, पर्सनालिटी आपकी सबकी एक जैसी तो होगी नहीं ना। आप फिर डिफरेंशिएट करने के लिए, आपके लेवल का पता करने के लिए 2 बातें मुख्य होती हैं, ठीक। एक तो आपके ये पता करना है कि भाई आप एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो, या अगर इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें तो आपका इंटेलिजेंस लेवल क्या है। एक तो पर्सनली तो इंटेलिजेंस लेवल का पता चल गया, और ग्रुप की बात करें तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता चल गया, ठीक है, इसलिए जरूरत होती है इसकी। और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज ए टर्म दैट रिफर्स टू द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। इट रिफर्स टू ऑल द पॉसिबल यूजेज, एप्लीकेशंस एंड अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। ए साइकोलॉजिकल टेस्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड मेजर अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। ए साइकोलॉजिकल टेस्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड मेजर, ठीक है, क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली वन or more than one aspect of a trait by means of a sample of verbal और नॉन वर्बल बिहेवियर्स। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या करता है, मेजर करता है किसको, या तो क्वांटिटेटिव डेटा हो या क्वालिटेटिव हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव मतलब ऐसा टेस्ट जिससे अंकों में रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव मतलब जिसके अंकों में रिजल्ट्स नहीं आते, शब्दों में आएंगे, गुणों को जो जांच करता है, ठीक है। अब हरा पीला इस चीज का कोई मापन करना हो तो उसका तो कोई अंक तो हो नहीं सकता ना, उसका तो गुण ही है। आपको कौन सा रंग पसंद है, आप कहोगे हरा है, मुझे पीला है, इसमें तो कोई वो नहीं आ सकता ना, ये डिजिट नहीं आ सकता या कोई स्कोर नहीं प्राप्त हो सकता।
स्कोर किस में प्राप्त हो सकता है? आप मैथमेटिकल रीजनिंग में और भी बातों में हो सकता है। तो इसलिए क्वालिटेटिव हो चाहे क्वांटिटेटिव हो, उसका एक स्टैंडर्डाइज टूल है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ठीक है। उसको स्टैंडर्डाइज कैसे किया जाता है और क्या बातें हैं आगे हम देखेंगे। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का पर्पज क्या है भाई, क्यों इसकी आवश्यकता है, ये बात है। तो इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, साइकोलॉजी हो चाहे एजुकेशन हो, सोशल साइंस हो चाहे बिहेवियरल साइंस हो, ठीक है। फिलॉसफी में तो ये होता नहीं, ठीक है। लेकिन सोशल साइंसेज हैं जितने भी, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, मैनेजमेंट का है, चाहे जितने भी हैं सारे सोशल साइंस बिहेवियरल साइंस के सब इसके अंदर समाहित हैं, ठीक है। ये नहीं कि मैं साइकोलॉजी की ही बात कर रहा हूँ, ये टेस्टिंग का जो बात है सब चीज़ में है, सब जगह लागू होती है बात, ठीक है। क्योंकि टेस्टिंग साइकोलॉजी में ही नहीं करते, MBA में भी रिसर्च होता है, मैनेजमेंट वाले भी ये सब करते हैं, ठीक है। तो इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन पर्पज ऑफ ए टेस्ट इज टू फोल्ड, भाई दो इसके पर्पज है। क्या है? अटेम्प्ट टू कंपेयर द सेम इंडिविजुअल, या तो कंपेयर करने के लिए इंडिविजुअल्स को, टू और मोर देन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेड्स, ठीक है, या मोर देन टू पर्सन्स मे बी कंपेयर्ड ऑन द सेम ट्रेड। या तो ये कह रहे हैं कि भाई एक ही आदमी के दो गुणों का अंतर करने के लिए हो गया, या आपके अंदर वो जो लेवल की मैंने बात की सीधे सीधे अर्थ में, एक तो आपको पता चल जाएगा कि भाव किस लेवल पर हो, या आपके ही गुणों में अंतर करने के लिए, या दो लोगों में सेम गुणों में अंतर करने के लिए, या दो से ज्यादा गुणों में अंतर करने के लिए टेस्ट की आवश्यकता होती है। समझ में आई ना बात? क्या पर्पज है साइकोलॉजिकल टेस्ट का, बताओ। इसमें सारे एक तो दो आदमियों में पढ़ने की साइकोलॉजिकल टेस्ट आप क्यों भराते हो? सीधे सीधे अर्थ, इसको छोड़ो जो मैंने पढ़ा है। उसकी वो जानने के लिए, बुद्धि परीक्षण के लिए। सर यहाँ तो कई सारे लोगों को एक ही गुण की परख करनी, या एक ही व्यक्ति को कई सारे गुण की परख करनी, उसके मेजरमेंट के लिए हम ये इन दो पर्पसेस के लिए हम साइकोलॉजिकल, ठीक है। मेन बात है सीधे सीधे अर्थ में, इन छोड़ो कौन क्या कहता है, अपने सीधे अपने दिमाग से सोचो सबसे पहले किसी भी चीज को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक आदमी के लेवल का ही तो पता कर रहे हैं। अब पर्सनल टेस्ट कर रहे हो, हम पर्सनलिटी जांच रहे हैं भाई उसकी, हम उसमें उस गुण की जांच करते हैं सबसे पहले, तो इंडिविजुअल में करते हैं। या ज्यादा लोगों में करने का मतलब ये हो जाता है कि हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, मेल और फीमेल के बीच में हम डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं, या धर्म के लोगों के बीच के अंदर डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो दो ही उसके काम है और कोई तीसरा काम नहीं है, ठीक है। ये तो डेफिनेशन की बात है भाई, किस विद्वान ने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये सब ठीक है। एक तो कॉमन सेंस के आधार पर सबसे पहले खुद ने भी उस चीज को समझना चाहिए, तब बात समझ में आती है, नहीं तो रटना और समझने में अंतर होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट, एक अच्छे टेस्ट की क्या विशेषताएं होती है, ठीक है। एक अच्छा टेस्ट किसको कहेंगे? आपने टेस्ट तो बना लिया, लेकिन अच्छा है या बुरा है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं? उसके लिए सबसे पहले होती है ऑब्जेक्टिविटी का, वस्तुनिष्ठता का होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव आजकल देखते हो सारे टेस्ट एग्जाम ही ऑब्जेक्टिव कर दिए, इसलिए कर दिए हैं क्योंकि पहले क्या होता था, जो एग्जामिनर होता था उसका प्रभाव आ जाता था, उसको राइटिंग अच्छी लग गई उसने मार्क्स दे दिए, या उसको उसकी कोई बात पसंद आ गई लिखी हुई, वो उसके धर्म से मेल खाती है, जेंडर से मेल खाती है, उसने उसको मार्क्स दे दिए। तो सब्जेक्टिव प्रभाव खत्म करने के लिए ऑब्जेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। पहले वैसा था कि लिखना था, नकल लिख लो। पहले ज्यादातर लिख के वाले भी काफी टेस्ट, नेट का है और भी वगैरह टेस्ट जो होते थे सब्जेक्टिव होते थे, थ्योरेटिकल, उन सबको ऑब्जेक्टिव इसीलिए किया हुआ, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी का यही फायदा होता है, ऑब्जेक्टिविटी का यही लाभ होता है कि हमारा सब्जेक्टिव प्रभाव नहीं आता, हम क्या सोचते हैं उसका कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला तो ये गुण है, ठीक है। और नंबर 2 क्या है? रिलायबिलिटी होनी चाहिए उसकी। रिलायबिलिटी का क्या मतलब है? विश्वसनीयता कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब वस्तुनिष्ठता, जो हिंदी में करना चाहता है नोट कर लेना, ठीक है, मैंने हिंदी में नहीं लिखा है। और रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता। विश्वसनीयता एक तो सामान्य अर्थ की विश्वसनीयता होती है, जो डेली लाइफ में हम कहते हैं भाई विश्वसनीय नहीं है आदमी, है रिलायबल नहीं है। और एक होता है हमारे टेस्टिंग की लैंग्वेज में, उसका मतलब ये होता है कि जो टेस्ट हमने बनाया है क्या उसके स्कोर जो रिजल्ट्स वो देता है समान रहते हैं, या उसमें अंतर तो नहीं आ रहा, कंसिस्टेंसी तो नहीं है, उसमें है कि नहीं, उसमें संगतता है कि नहीं उसके रिजल्ट्स में। आज जो हमने टेस्ट किया है, हम 50 दिन बाद करें 100 दिन बाद करें तो उसके स्कोर्स में डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें एक स्थिरता होनी चाहिए अंकों में, इसलिए वो कहेंगे कि रिलायबिलिटी है उसमें, ठीक है। जैसे भार तोलने वाली मशीन की बात करो, सिंपल भाषा में कहें तो क्या होगा, तो भार तोलने वाली मशीन जो है आज जो 1 किलो का माप बता रही 10 दिन बाद भी वही माप बताना चाहिए, स्थिरता रहनी चाहिए। या घड़ी की बात कर लें दीवार में, आज में अभी क्या टाइम हो रहा है, ठीक है, 10:48 हो रहा है, भाई कल भी इसी टाइम में सिर्फ 10:48 का टाइम में शो करेगी तो आप कहोगे हाँ ये भाई घड़ी जो है रिलायबल है, ठीक है।
ऐसे टेस्ट भी होते हैं साइकोलॉजी के, अगर जो टाइम है या जो भी उसका स्कोर है समान मिलते रहे, सेम मेजरमेंट करता रहे, गुण में समान स्कोर्स दिखाए, कंसिस्टेंसी हो, संगतता हो, तो उसको कहेंगे रिलायबल है, ठीक है, विश्वसनीय है, ठीक है। तो इसको भी जानना होता है, इसको भी निकालना होता है। जब आप टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हो तो रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म से 3 बातें निकाल लो, तब उसको स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहते हैं। तो उसके बाद आ जाता है वैलिडिटी का, कि वैलिडिटी क्या है, इसको हिंदी में वैधता कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने घड़ी का उदाहरण दिया, ठीक है। अब आपकी घड़ी अभी कितना बज रहा है, 10:49 हो रहा है, ठीक है। तो कल भी इसी टाइम 10:49 का टाइम दिखाती है घड़ी, ठीक है। मान लिया जाए अभी हो रहा है आपका 10:49, ठीक है, लेकिन आपकी घड़ी दिखाती है 11 बजे का टाइम, इस टाइम में। कल भी इस टाइम के अंदर जब भी यहाँ 10:49 होगा, 10:50 होगा, लेकिन घड़ी दिखा रही है 11 बजे का टाइम। घड़ी में क्या कमी है? तब वैलिडिटी को कैसे जाना आपने? घड़ी में रिलायबिलिटी है, समय दिखा रही है, अगर जो समय सही नहीं दिखा रही है तो वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है, ठीक है। ऐसे इस टेस्ट होता है, ठीक है, सामान्य बात है, ठीक है, सामान्य उदाहरण सब। भाई घड़ी जो है कंसिस्टेंसी तो है उसमें, भाई उसकी फंक्शनिंग सही है कहीं, या उसमें स्कोर्स में उसकी कंसिस्टेंसी तो है, लेकिन किस चीज़ के लिए बनाया जाता है घड़ी को? भाई टाइम सही दिखाए इसलिए तो घड़ी है ना, लेकिन टाइम ही सही नहीं दिखाती, वैलिड नहीं है वो, वैधता नहीं। ऐसे टेस्ट है, भाई स्कोर तो वो सही दिखाता है, लेकिन जिस चीज़ के लिए उसको बनाया वो चीज़ ना माफ करके कुछ और चीज़ माफ करता है। आपने पर्सनालिटी का टेस्ट बनाया, भाई माफ पता नहीं क्या कर रहा है, पर्सनालिटी कर रहा है नहीं कर रहा, हम क्या पता भाई। तो ये कैसे पता चलता है? वैलिडिटी जांच करके पता चलता है। तो एक अच्छे टेस्ट की विशेषता है वैलिडिटी भी होनी चाहिए, ठीक, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद नॉर्म्स भी उसके डेवलप होने चाहिए। नॉर्म्स क्या होते हैं? मानक, ठीक। जो भी स्कोर प्राप्त हो, भाई ऑब्जेक्टिव भी है आपका टेस्ट, रिलायबल भी है, वैलिड भी है, तो उससे एक स्कोर ही तो मिलेगा ना हमें। आपने किसी व्यक्ति का इंटेलिजेंस की जांच की, ठीक है, आपको 100 अंक मिल गए, आपको 150 मिल गए, आपको 90 मिल गए, आपको 110 मिल गए। इसका अर्थ क्या है? इसका मीनिंग क्या है? तो उस मीनिंग को पता करने के लिए नॉर्म्स की जरूरत है। वो एज के आधार पर बन सकते हैं, ग्रेड के आधार पर हो सकते हैं, ठीक है, एज के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, परसेंटाइल नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, और स्टैंडर्ड स्कोर्स नॉर्म्स। ज़्यादातर जो होता है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, एनपीसी होता है, उसके आधार पर नॉर्म्स को बनाया जाता है। वो क्या होता है क्या नहीं होता है, आपने एनपीसी पढ़ा होना चाहिए फर्स्ट ईयर में, ठीक है। स्टैट्स का ये मेन कॉन्सेप्ट है। आगे जब भी रिसर्च करोगे, पढ़ोगे, तो ये बहुत जरूरी बात है। स्टैंडर्ड, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड स्कोर, एनपीसी कहा जाता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व वाला जो होता है उसमें इन स्कोर को जांच किया जाता है, आपका स्कोर को उसमें रैंक किया जाएगा। इसलिए जो 1 ± 1 सिग्मा के अंदर होगा, एसडी के अंदर होगा, वो स्टैंडर्ड स्कोर माना जाता है, ठीक है। तो जो बीच में आते हैं, आप पूरी दुनिया के लोगों की लंबाई मापोगे ना, तो ज्यादातर लोग किस एरिया के बीच में आएंगे, मतलब किस रेंज के बीच में आएंगे? मतलब 5 से 6 मान लो, या 4 से या 4.5 से मान लो आप 6-7 के बीच में आएंगे। ये तो एक नॉर्मल हो गई जनसंख्या, ठीक है, स्टैंडर्ड वाला हो गया। अब लेकिन जो 8 फीट 10 फीट वाले हैं वो कम लोग होंगे, और जो 4 फीट से नीचे वाले हैं वो कम होंगे, ठीक है। तो एनपीसी का एक तो मिड स्कोर होता है, वो स्टैंडर्ड स्कोर होता है, ±1 सिग्मा के अंदर, एसडी के अंदर आता है। उससे ऊपर जो आता है वो भी कम होते हैं, उससे नीचे आता है वो भी कम होते हैं। इसीलिए आप पर्सनालिटी की जांच करो, चाहे इंटेलिजेंस की जांच करो, सब इसी के अंदर फिट होता है फॉर्मूला, ठीक है। बेल शेप्ड कर्व होता है, उस आधार पर ज्यादातर नॉर्म्स को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका नॉर्म। एज के आधार पर बांटा जाता है, भाई किस एज ग्रुप से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इंटेलिजेंस का, उस आधार पर हो गया। ग्रेड के आधार पर, ठीक है, क्या ग्रेडिंग आई, एग्जाम की ग्रेडिंग देख ली या किसी और तरीके से उसको हमने अंदाज लगा लिया, ठीक है। ज्यादातर जो होता है एनपीसी के आधार पर ही ज्यादातर इसको डिसाइड किया जाता है, नॉर्म्स को, उसको स्टैंडर्ड ज्यादा माना जाता है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है प्रैक्टिकलिटी का, प्रैक्टिकेबिलिटी। सब चीज है आपके टेस्ट में, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है तो क्या पाएगा? हाँ वही तो बता रहा हूँ, पहले ही पूछ क्यों रहे हो, वो तो मैं बताएगा हूँ। आप भी बताओ क्या होती है। चलो
भी हमने टेस्ट बनाया वो एक्चुअली अप्लाई हो सके, खाली थ्योरी में ना रह जाए। जब हम उसको लगाएंगे तो या जब रियल लाइफ में जब उससे रिजल्ट्स ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे तो एक्चुअली में मिलेंगे। जैसे उदाहरण दो। तो जैसे अगर हम अचीवमेंट मोटिवेशन का जो टेस्ट है अगर हमने बना तो लिया, बट अगर हम किसी का टेस्ट करते हैं और उससे हमें वो रिजल्ट ऑब्टेन ही नहीं होता और वो नज़र भी नहीं आते, वो चीज़ हम विटनेस भी नहीं करते। नहीं, हम तो भाई हमने ऑब्जेक्टिव, हमारा टेस्ट है, रिलायबल भी है, वैलिड भी है, नॉर्म्स भी है, तो कैसे ऑब्टेन नहीं होगा? स्कोर तो ऑब्टेन होगा ना। तो प्रैक्टिकबिलिटी फिर ये हो सकता है कि सर जो हमने नॉर्म्स बनाए वो रियलिस्टिक होने चाहिए, अनरियलिस्टिक नहीं, नॉर्म्स यहाँ तक तो आ गए, उनकी बात ही मत करो, वो तो सब ठीक है। फाइनल बात है कि प्रैक्टिकेबिलिटी या प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। वो क्या है? आपका टेस्ट जो है प्रैक्टिकल होना चाहिए, कि मतलब जो आप लागू कर सको। इतना बड़ा है कि भाई 1000 उसके क्वेश्चन है उसके अंदर, या 2 क्वेश्चन है, या परफॉर्मेंट ऐसा है कि आपने ऐसा बना लिया वो पहाड़ी चढ़ो, नीचे जो आएगा वो फर्स्ट है, नहीं तो दूसरा, तो पहाड़ी सब नहीं चढ़ पाते। प्रैक्टिकल नहीं है आपका टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट आपने ऐसा बना दिया जो पेड़ में चढ़ेगा नीचे फटाफट आ जाएगा, वो इंटेलिजेंट है। अब आदमी चढ़ ही नहीं पाएगा तो उसका कैसे हो जाएगा भाई? ऐसे ही आपने जो क्वेश्चनर बनाया उसके 2000 आपने आइटम बना दिए, या 1000 बना दिए, या 500 बना दिए, उसको कोई भर ही नहीं पाता। उसमें बोर्डम आ जाता है, आदमी का प्रैक्टिकल इफेक्ट आ जाता है, फैटिक का प्रभाव आ जाता है आपके टेस्ट को भरने में। मेजरमेंट एरर होने की क्या हो जाती है? संभावना हो जाती है। तो इसलिए प्रैक्टिकेबिलिटी होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? अभी 50 होगा, 100 होगा आइटम का, ठीक है। आइटम कितने रखने, क्या रखने, ये भी सब इसके अंदर सम्मिलित होती है बात, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं फिर, है ना? समझ में आ गई यहाँ तक तो बात। तो जनरल स्टेप्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन, बट टेस्ट की तो ये मूलभूत बातें थी कि क्या जरूरी। अब जानेंगे कि भाई टेस्ट का स्टेप क्या है बनाने, क्या स्टेप अपनाता है आदमी। द डेवलपमेंट ऑफ ए गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट रिक्वायर्स थॉटफुल एंड साउंड एप्लीकेशन ऑफ एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन। Before the real work of test construction, the test constructor takes some broad decisions about the major objectives of a test in general terms and population for whom the test is intended, and also indicates the possible conditions under which the test can be used and its important uses। ठीक है, तो टेस्ट कंस्ट्रक्शन की जो बात है इसमें क्या स्टेप्स हैं जो जनरल हैं, क्या स्टेप्स ऐसे हैं जो साइंटिफिक मेथड जो है उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, ये बुक में भी है आपका, एग्जाम के लिहाज से आप अपने बुक से नोट्स बना लो। जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं तो ये दिखा ही रहा हूँ आपको, उसमें है। ठीक है, बाकी जो इंग्लिश की बुक ही पढ़ना चाहता है वो इनके चड्ढा जी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनकी बुक है अप्लाइड साइकोमेट्री की, वो पढ़ ले, या कोई भी बुक इंग्लिश की जो हो जिसमें आपका सिलेबस मिल जाए वो पढ़ ले। ठीक है, हिंदी के लिए आपका इसमें मैटर है, सारे हेडिंग्स होंगे जो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है प्लानिंग का। कोई भी काम करते हैं उसके लिए प्लान होना आवश्यक, एक योजना होनी चाहिए कि मैं इस टेस्ट को बना रहा हूँ, इस टेस्ट में ये क्वेश्चन होंगे, मैं इस एक्सपर्ट को इंक्लूड करूँगा, ये मेरा पॉपुलेशन होगा, इस लोगों के ऊपर मैं करूँगा। ठीक है, मैं इतने लोगों को लूँगा अपने टेस्ट में, 400-500 लोगों के सैंपल के ऊपर डेवलप करूँगा उस टेस्ट को, इस वाले स्केल को मीजर करूँगा, इसके साथ तुलना करूँगा। ये सारी बातें प्लान के अंदर होती हैं। ठीक, तो प्लानिंग होना जरूरी है, योजना होना जरूरी है किसी भी काम को लेके। अगर आपने वैज्ञानिक तरीके से किसी भी काम को करना है, एग्जाम ही क्वालिफाई करना है या कोई भी डेली लाइफ करना है, कुछ अपना गोल अचीव करना है, तो प्लान होना जरूरी है। ऐसे ही टेस्ट की भी बात, आप रिसर्च करोगे कल के दिन, उसमें भी डिजाइन होता है, प्लान होता है, तब आगे आप रिसर्च में आगे बढ़ता है। तो ऐसे टेस्ट के कंस्ट्रक्शन में भी है, वो सामान्य बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लिख इसलिए दिया है क्योंकि साइंटिफिक तरीके से करने के लिए एक स्टैंडर्ड हो, ताकि हम कह सकें भाई उस स्टैंडर्ड को आपने फॉलो किया है या नहीं किया है, बस। ठीक है, ये आदमियों ने तो बनाई है सारी बातें, भाई हम ही जैसे लोगों ने बनाई है। तो उन्होंने इस एरिया में काम किया, उसको जो उनको कठिनाई है उनको हटाते गए, एक सही मेथड, एक साइंटिफिक मेथड लाते गए, तो उस ढंग से डेवलप हो गई थ्योरीज। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई ऋषि मुनि आके बता गए हैं इसको, है ना। ये तो प्रैक्टिस, ट्रायल ऑन एरर मेथड से बनी हुई चीजें हैं, प्रैक्टिस के द्वारा बनी हुई बातें हैं सब। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और राइटिंग आइटम्स फॉर द टेस्ट, दूसरा स्टेप आ जाता है टेस्ट आइटम का राइट करना। सबसे पहले प्लान कर लिया, फिर आप टेस्ट आइटम लिखना शुरू करते हैं, स्टेटमेंट जो होते हैं उसके लिखना शुरू करते हैं। उसको अचीवमेंट मोटिवेशन का बना रहे हो तो आप क्या करोगे, एक ऑपरेशनल डेफिनेशन बनाओगे। जैसे आप पर्सनालिटी को मीजर करना चाहते हो, आप जानना चाहते हो भाई पर्सनालिटी को मीजर करता हूं, तो आप सबसे पहले अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनाओगे, अपने अंदर एक कॉन्सेप्ट निर्माण करोगे, भाई पर्सनालिटी है क्या।
इंटेलिजेंस का मैं मापन करना चाहता हूँ। मैं अपने पहले बुद्धि में एक कंसेप्ट बनाऊंगा या अपने अंदर एक कंसेप्ट का निर्माण करूंगा, उसको लिखूंगा कि इंटेलिजेंस में इसको मानता हूँ। आप टेस्ट बना रहे हो, आप ये भी तो बताओगे ना कि आप इंटेलिजेंस मानते किसको, अचीवमेंट आप कहते किसको हो। उसी आधार पर तो हम जान पाएंगे कि आपने इसमें मेजर क्या किया। तो आप ऑपरेशनल डेफिनेशन बनाओगे अपनी, उस आधार पर अपने आइटम लिखना शुरू करो। ऑपरेशनल डेफिनेशन का मतलब होता है ऐसा मेजरमेंट, उस कॉन्सेप्ट का जिसका मेजरमेंट पॉसिबल हो, इस टाइप की डेफिनेशन उसको दिया जाता है, इसलिए उसको ऑपरेशनल डेफिनेशन कहते हैं। मान लीजिए मैं मन की बात करूं, भाई मन को मेजरमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन बन नहीं सकती। इसलिए ऑपरेशनल डेफिनेशन चाहिए होते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट बनाने के लिए। कॉन्सेप्ट और कंस्ट्रक्ट दो शब्द होते हैं रिसर्च के अंदर। कॉन्सेप्ट वो है जब तक कंस्ट्रक्ट नहीं है। मेरे अंदर मन का कॉन्सेप्ट है कि मैं जानता हूं कि मन है, कोई तत्व है जो हम सोचते विचारते हैं, लेकिन उसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। सिगमंड फ्राइड साहब ने मन की तो बहुत बात की, लेकिन वो पास नहीं हो पाई, इसलिए कि भाई उसका मेजरमेंट नहीं कर पाए, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं थी, रिलायबिलिटी नहीं थी उस बात की, स्कोर करना उसको पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो ऑपरेशनल डेफिनेशन दी जाती है सबसे पहले। रिसर्च करो, चाहे आप ये करो, कुछ भी आप स्किल डेवलपमेंट करो, कोई भी साइंटिफिक काम करोगे, सबसे पहले आपने बताना पड़ेगा कि भाई इसको आप ये समझते क्या हो। जैसे मैं इंटेलिजेंस की बात करूँ, इंटेलिजेंस क्या है बताओगे आप, और ऐसी परिभाषा दोगे जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है, उसको ऑपरेशनल डेफिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो मैं इंटेलिजेंस को क्या जानता हूँ, इंटेलिजेंस एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता है इंटेलिजेंस, मैं ये कहता हूँ। अब तो मैं क्या क्वेश्चन लिखूंगा, उसमें प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन लिखूंगा। ठीक है, उसमें वो आइटम लिखना मैं शुरू करता हूँ। जैसे 50 आइटम का क्वेश्चन मैं बनाना चाहता हूँ, तो 50 क्वेश्चन बने। अब इंटेलिजेंस भी मल्टीपल टाइप का होता है, उसमें 5 क्वेश्चन मैं रीजनिंग के लिए लेता हूँ, 5 क्वेश्चन कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेता हूँ, 5 क्वेश्चन मैं उसके एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेता हूँ। ऐसे करके मैं उसके बना लेता हूँ। ठीक है, तो आइटम राइटिंग कहते हैं उसको। ठीक है, सबसे पहले आप ऑपरेशनल डेफिनेशन निर्माण करते हो, इसको प्लानिंग के अंदर भी आप ले सकते हो। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है कहीं, लेकिन वो अपनी तरफ से कह रहा हूँ। ठीक है, प्लानिंग का ही एक हिस्सा है। एक ऑपरेशनल डेफिनेशन आप बनाओगे, उसके बाद आप आइटम लिखना शुरू करते हो, उससे रिलेटेड आइटम या क्वेश्चन या स्टेटमेंट जो भी आप लिखना शुरू करते हो। ठीक है, तो उसके बाद प्रीलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट क्या हो जाता है, प्रारंभिक एडमिनिस्ट्रेशन करते हो आप टेस्ट का। अब आइटम राइटिंग के ही अंदर एनालिसिस भी है, डिस्क्रिमिनेशन है, गलत आइटम को हटाना, वो करना, वो सब उसके अंदर सम्मिलित है। ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, हम तो मोटे मोटे स्टेप्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है भाई, प्रारंभिक एडमिनिस्ट्रेशन करके आप देखते हो उसका 500 लोग या जो भी आपका टारगेट पॉपुलेशन है, सैंपल लेते हो, उसके ऊपर आप देते हो उसको। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद रिलायबिलिटी की जांच करते हो, उनको आपने टेस्ट दे दिए, उनके जो स्कोर प्राप्त हुए, उन स्कोर्स की आप रिलायबिलिटी देखते हो, भाई इन स्कोर्स में संगतता है कि नहीं है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या देखते हो, वैलिडिटी देखते हो, भाई इसमें वैलिडिटी है कि नहीं, वो कैसे जांच होता है उसके आगे बात करते हैं। ठीक है, रिलायबिलिटी कैसे निकालते हैं, रिलायबिलिटी जैसे मैंने कहा था कि आज टेस्ट करें 10 दिन बाद करें तो सेम स्कोर आने चाहिए। तो 2 तरीके के हो गए रिलायबिलिटी निकालने के। एक तो आप उसको आज टेस्ट दो, फिर उन्हीं सैंपल के ऊपर 50 दिन बाद दो या 2 महीने बाद दो, फिर उन स्कोर्स की संगतता देखो, संगत है तो आप कहोगे कि हाँ भाई ये रिलायबल है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है। एक ये है कि उन्हीं के जो 50 स्कोर है उनके 25-25 बांट लो आपस में, उनके आपस में कंसिस्टेंसी देख लो, इंटरनल कंसिस्टेंसी कहते हैं इसको। ठीक है, तो रिलायबिलिटी इस ढंग से निकाला जाता है। फिर वैलिडिटी निकाली जाती है। वैलिडिटी में बहुत टाइप्स की होती है। वैलिडिटी में आप क्या करते हो, इंटेलिजेंस बना रहे हो तो पहले से जो डेवलप्ड इंटेलिजेंस का टेस्ट है उसके साथ उसकी संगतता देख लेते हो। पर जो पहले से डेवलप्ड है वो तो इंटेलिजेंस की जांच कर रहा है ना, क्योंकि डेवलप्ड है वो, उसके साथ आप देख लेते हो, अगर उसके साथ मैच हो रहा है तो हाँ इसका मतलब हाँ भाई ये संगत है। ठीक है, तो वैलिडिटी की भी आप जांच कर लेते हो। फिर आप नॉर्म्स की डेवलपमेंट करते हो, जो मैंने बात की। ठीक है, आप देखते हो ये जो मेरा डेटा है या मेरा जो स्कोर है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, तो आप बताते हो मीन ये था, एसडी ये था। ठीक है, उससे भी पता चल जाता है डेटा स्कोर नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है, और तो प्रिपरेशन ऑफ फॉर मैनुअल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द टेस्ट, जब सब कुछ हो गया, आपका साइंटिफिक प्रोसीजर आपने अप्लाई कर लिया, फिर उसके बाद मैनुअल बनाया जाता है, उसका रिप्रोडक्शन किया जाता है, उसकी कॉपी निकाली जाती है, फिर वो एक लीगल आपका टेस्ट बन जाता है, एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट बन जाता है, उसका आप राइट लो, बेचो, चाहे जो भी करो। ठीक है, अब ये क्यों जरूरी है, आगे आप रिसर्च करते हो तो बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो जिनके टेस्ट तैयार नहीं होते, बने नहीं होते। ठीक है, आप कोई नया कॉन्सेप्ट में रिसर्च करना चाहो, दर्शन का कोई नया कॉन्सेप्ट उसको साइकोलॉजी में लाना चाहो,
तो उसका टेस्ट तो मिलेगा नहीं, वो आपने खुद डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जनरल स्टेप्स हो गए, सामान्य सी बात है। अब इसमें लेक्चर तो 2 दिन का भी हो सकता है, सामान्य भी हो सकता है। आपने एग्जाम के लिहाज से नोट्स बनाते रहने हैं और आगे अपने कंपटीशन के लिहाज से पढ़ते रहो, उसमें आप तैयारी करते रहो। ठीक है सर, ये जैसे आप दिखा रहे थे मैनुअल ऐसे दिए नहीं जाते, जैसे यहाँ पे दे देते हैं, ये ऐसे होता है? दिए नहीं जाते का मतलब ये है कि इलीगल यूज नहीं होना चाहिए भाई, अनऑथराइज्ड यूज नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। ठीक है, दिए नहीं जाते तो क्यों नहीं दिए भाई, नहीं दे देंगे तो आप सीखोगे कैसे? नहीं, जैसे आप ये है कि आप अनऑफिशियल नहीं दे सकते, अनऑथराइज्ड किसी को दे नहीं सकते, आप उसके फोटोकॉपीज नहीं कर सकते अनऑथराइज्ड। ठीक है, ये सब उसका रूल होता है, क्योंकि जो उसका मालिक मैं हूँ ना, मैं ही बताऊंगा ना कि भाई इसका आप कैसे यूज कर सकते हो। मैंने डेवलप किया है, इसके 1-2 साल लगाए हैं, अपना पैसा खर्च किया है, श्रम खर्च किया है, आप उसके मालिक हो, आप बताओगे। हमने किसी विभाग को उसने बेचा भी होगा तो उसने कुछ कॉपीज बेचे होंगे। ठीक है, ये तो अब एजुकेशनल है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं करता। ठीक है, लेकिन ये अनऑथराइज हो जाता है अगर हम उसमें प्रैक्टिस में ले। आप उसका कोई धंधा करने लगो इससे, तब आप तब की बात हो जाती है। ठीक है, आगे पढ़ाने के लिए उतना क्वेश्चन नहीं करता कोई। सर इतना ही काफी, 11 बजे अगले दिन। अच्छा, चलो फिर अब बात करेंगे आइटम राइटिंग की, है ना।